नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आज के अपने लेक्चर 6 में। आई होप जो भी लेक्चर्स अभी तक आपको दिए जा चुके हैं उसको आप प्रॉपर देख रहे हैं। उन्हीं लेक्चर से मिलते जुलते जो भी लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है उनसे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी डेली देती हूँ आपको अपने ही चैनल पर, वो भी देखा करिए, उससे रिविजन हो जाता है। उसी के साथ साथ जो आप देखेंगे सूक्ष्म दृष्टि वाला जो पहला पेज है उसका पिक्चर मैं लगा दूंगी थंबनेल पर, ठीक है। तो उसका भी एक एक पेज मैं आपको डेली ही कोशिश करती हूँ कि टेलीग्राम पर दे दिया जाए ताकि रिवीजन साथ में बना रहे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के अपने इस लेक्चर में हम देखिए, लेक्चर पे आए इससे पहले बता देते हैं कि जो बच्चे नए हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर लेक्चर के पीडीएफ और लिंक्स इत्यादि अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे चैनल पर आप देखेंगे, हमारे चैनल पर जो यूपीपीएससी 2024 के लिए ज्योग्राफी की सीरीज़ को शुरू कर दिया गया है, जिसमें PYQs 20 साल 25 साल के PYQs दिए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ MCQs भी पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आपकी निरंतर तैयारी होती रहे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको निरंतर देखिए, इस सीरीज़ को देखिए, क्योंकि करंट अफेयर से जैसा कि मैंने कहा 35 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 100% इससे फंसेगा। करंट की बात करिए, उसके साथ साथ बेसिक्स में अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से मेरा पढ़ाने का तरीका है वहाँ से बेसिक भी आपका बहुत फंसेगा। तो लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आपके इसी किताब से फंसेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक के साथ मैं जोड़ के आपको पढ़ाती हूँ। और जो भी इसमें होमवर्क आपको देती हूँ वो रेगुलर करिए, उसमें लापरवाही मत करिए, तभी 40-45 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनेंगी जब आप इसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़े। अब हम अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी नए नए प्रोग्राम्स लाने का मौका मिले। और जो भी मेरे द्वारा अब तक पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, उसे पढ़ते रहें निरंतर। अपना ध्यान रखें। आगे पढ़ते हैं, आज के अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग की किताब में जब आप खोलेंगे, ये जो बुक है ऑलमोस्ट सबके पास होगी ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो इसमें पेज नंबर 3 जो आपका होगा, पहला पेज नंबर है पेज नंबर 3, वहाँ पर आपको ये जो मिलेगा पेज, उसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले लेक्चर शुरू करें मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, पीछे से थोड़ा आपको हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो। 26 जनवरी की प्रिपरेशन चल रही, मैं घर आई हुई हूँ। तो स्कूल्स में जैसे होता है ना, एक तैयारी चलती है 26 जनवरी 15 अगस्त की, उसी तरह से एक तैयारी चल रही है 26 जनवरी के लिए। तो पीछे हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, पूरी कोशिश है कि उससे बचूँ मैं, लेकिन अगर आता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेन हमारा फोकस हमारी पढ़ाई पर होना चाहिए, तो हम नहीं भटकेंगे, क्योंकि इतनी क्लियर आवाज़ तो एटलीस्ट आपको आ ही रही होगी। तो सूक्ष्म दृष्टि में आज हम राष्ट्रीय पाठ पढ़ेंगे। क्यों राष्ट्रीय पाठ? क्योंकि आपने देखा होगा लेक्चर 5 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें लेक्चर में मैंने पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य जो है सारा पढ़ा दिया है 1 ईयर का। इसीलिए आज हम सूक्ष्म दृष्टि में जो संक्षिप्त में इसमें दिए गए हैं वर्ष 1 साल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको 1 लाइन में दिया गया है, उसको आज हम पढ़ लेते हैं। तो उससे आपका रिवीजन भी होगा और आपसे इस तरह के डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, तो लास्ट में ऐसी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो जिसको बहुत हाईलाइट करना होगा, मैं बता दूंगी। इस तरह के स्टेटमेंट को हम सीधे पढ़ के निकल जाएंगे, बोझिल नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक भी पीछे पीछे बताती रहूंगी। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन आपका कब से कब हुआ देख सकते हैं, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। 2024 में इसका संस्करण था, 10वां संस्करण था, तो इसे देख सकते हैं एक बार, ठीक है। दूसरा कहता है पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को, देखिए पश्चिम बंगाल में किस दिन को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस कहा गया है? तो इसे कब मनाया गया है? 1 जनवरी 2024, ठीक है। पोइला बैशाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन, जिसे हम लोग न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, तो पोइला बैशाख के नाम से है, ये बंगाल का नववर्ष का पहला दिन है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में आना चाहिए कि भाई पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस हमें पता चल गया, तो अब हम किसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी का। तो यूपी का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है उसको हमें देखना है। यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में सूचित किया है? तो पश्चिम इसी के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल का जो सरकार है उसने किस गीत को राज्य गीत के रूप में सूचित किया है? बंगाल माटी बंगाल जल, याद रखिएगा, बंगाल माटी बंगलार माटी बंगलार जल, ठीक है। और किसके द्वारा रचित है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको रचित किया गया था। तो राजगीत बंगलार माटी बंगलार जल रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ आ गया। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है, एक चीज़ और दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी, ये हमें ध्यान रखना है। किसने उन्हें जो है महात्मा की उपाधि दी थी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इस तरह से आपका बेसिक भी साथ में तैयार होता रहेगा। और जो मैं प्रश्न पूछती हूँ ना, बहुत बार 99% वो आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल तो है ही बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्या कहता है स्टेटमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया। तो सूरत जो हवाई अड्डा है गुजरात का, उसको जो है याद रखना है, हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, ये इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार अगर हम दे दें तो थोड़ा सा याद रखिएगा। जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन क्या है, वो सूरत गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला पूर्णतः, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का जो है लॉन्च कहाँ किया गया, आईआईटी कानपुर में किया गया। और किसकी साझेदारी से, कोटक महिंद्रा बैंक प्लस आईआईटी कानपुर की साझेदारी से जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, आपको याद होगा कि बेसिक के तौर पर मैंने जब पढ़ाया था उसमें आपको उसका पेज खोल के भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कुछ कुछ बेसिक। यहाँ पर 1 लाइन में क्या दिया गया, वही दिया गया जो हमने पढ़ा है, पर उसको रिवाइज करने के तौर पर दिया गया है। तो आपको याद होगा NIRF जो इंडिया रैंकिंग था, पेज नंबर खोलिए मेरे साथ साथ 39 पे देखिए, NIRF इंडिया रैंकिंग दिया था जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया था, जो इसका पहला संस्करण 2016 में आया था। इसमें याद होगा कि इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण है ये, और इसमें 5 कैटेगरीज में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग दी गई थी। 5 श्रेणी कौन कौन सी थी, ओवरऑल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन। तो उसी के अंतर्गत 5 श्रेणियों में आपने देखा था कि आईआईटी कानपुर जो है, आप बता सकते हैं कि शीर्ष 5 संस्थानों में आईआईटी कानपुर कौन सी रैंक हासिल किए हुए है और कौन सा स्कोर इसको मिला था। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए अब यहाँ पर जब ये आईआईटी कानपुर की बात आई है ना, तो NIRF जो आपका पेज नंबर 39 पे दिया गया है, 39 पे, या फिर मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे वहाँ पर है। किताब नहीं खरीदी है, खरीद लीजिए। ऑनलाइन खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो 50-60 रुपये में ऑनलाइन PDF इसका घटना चक्र का मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो किताब लेके पढ़िए, मज़ा आएगा। तो NIRF के बारे में देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, तुरंत खोलिए, इसमें लिखा है इंडिया रैंकिंग में कानपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, माफ़ी चाहती हूँ, आईआईटी कानपुर तो 5वें स्थान पर रैंकिंग प्राप्त है और 77.23 स्कोर इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो NIRF के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या है NIRF, नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको बोझिल बन के नहीं पढ़ना है कि 1 लाइन आया पढ़ के निकल जाना है, समझना भी है। अगला कहता है कैश फॉर क्यूरी घोटाले मामले में। अब यहाँ पर क्या देखिए, जो महुआ मोइत्रा है ना, उनके ऊपर आयोग घोषित करने के मामले में लोकसभा में एज अ सांसद उन पे जो है उनको आयोग घोषित किया गया था। आप देखेंगे अखिल, अब ये यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी, जैसे हमने देखा था कि 8 पार्टीज थी नेशनल पार्टीज, उसमें से 3 को निकाल दिया गया था, उसमें 3 में एक ये भी थी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो उनकी इस जो है लोकसभा सांसद को जो यहाँ पर आयोग घोषित कर दिया गया। आई होप पीछे से थोड़ा नॉइज़ कम हुआ होगा। तो महुआ जो मोइत्रा है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो लोकसभा की सांसद थी, उनको अयोग्य घोषित कर दिया। किस मामले में, वो हमें याद रखना है यहाँ पर, किस मामले में, कैश फॉर क्वेरी घोटाले के मामले में इनको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसलिए महुआ मोइत्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी, उसको नेशनल पार्टी से हटा दिया गया इस टैग से। ठीक है, तो मैंने आपको नेशनल पार्टी बताया था कितनी थी, और नई पार्टी कौन सी, आम आदमी पार्टी जुड़ी थी, और नेशनल पार्टी होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब रिवाइज कर लीजिए। पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो इफ़ नो बट नहीं करना है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद महुआ मोइत्रा जो थी वो लोकसभा सीट से कृष्णानगर पश्चिम बंगाल में सांसद थी। ठीक है, इसके बाद किसके द्वारा, अब यहाँ पर देखेंगे जो क्राइम इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, ध्यान रखिएगा, क्राइम इंडिया 2022 जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा जारी की जाती है, याद रहेगा। ठीक है, NCRB के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन आप याद रखना है इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो रिपोर्ट है वो बताती है कि प्रति लाख जनसंख्या पर जो अपराध है वो हर वर्ष 2021 में 445.9 से घटकर माइनस होकर 2022 में कितनी हो गई, 422.2 हो गई है। तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 422.2 याद रख लेना है, इस तरह से ट्रिक कर लेना है। तो कहने का मतलब है कि हर वर्ष जो
अपराध दर जो है 2021 में जैसे 445 पॉइंट थी, बढ़ी हुई थी, जो घटकर 2022 में 422.2% रह गई थी। एनसीआरबी ये रिपोर्ट निकालता है। क्या रिपोर्ट है? क्राइम इंडिया 2022 रिपोर्ट। ऐसे हर साल आती है, तो 2022-23 जो है पता चल जाएगा। ठीक है। और हर लाख सबसे कम अपराध जिस नगर में दर्ज किए गए वो है कोलकाता। तो ये भी याद रखना कि किस शहर में जो है, किस शहर में सबसे कम, महानगर में सबसे कम अपराध जांचे गए हैं वो है कोलकाता। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नज़र डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। 5 स्टार बना दूँ क्या इसमें? ठीक है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ठीक है। तो पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, जो कि हरियाणा गुरुग्राम में है। और इसे किसके तहत निर्मित किया गया है? भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। किसको? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब जो आपका अस्पताल है वो भीष्म परियोजना के थ्रू एक पोर्टेबल अस्पताल है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। ये ज़रूर इससे प्रश्न बनेगा। फिर से बता देती हूँ, पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। उस पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? जल्दी बताइए, क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। और वो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब जो है किस परियोजना के तहत लाया गया है ये हॉस्पिटल? भीष्म परियोजना के थ्रू। तो ऐसे लाइन बाई लाइन लिखते जाइए, हॉस्पिटल का नाम लिख लीजिए, किस परियोजना के अंतर्गत आया। ठीक है। और ये जो है क्या इस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी क्या है? ये पोर्टेबल अस्पताल है। और कहाँ पर अवस्थित है? गुरुग्राम में अवस्थित है। बस इस तरह से लिख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहता है? जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? भारतीय प्रधानमंत्री जनमन। अब देखिए, प्रधानमंत्री जनमन की जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब कोई मुझसे ये ना कहे कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 1 में जाके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो चलिए, जनमन की जब बात आई तो थोड़े से प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो अब मैंने आपसे पूछा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? आपने रिप्लाई नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, आपने उसकी आंसर राइटिंग करी होगी, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, क्योंकि लॉस आप ही का होना है अगर आप आंसर नहीं करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जनमन में फिर हमने देखा था जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है जनमन का? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। कंफ्यूज नहीं होना है अगर फुल फॉर्म दे दी जाए। तो उसकी शुरुआत की थी। ठीक है। इसमें 9 मंत्रालय इसके अंतर्गत जुड़े हुए थे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ना, जनजातियों से संदर्भित था ये। तो अब बताइएगा फिर से, अंडमान निकोबार द्वीप में कितनी जनजातियाँ हैं? और ये जो है 75 समुदाय को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह, जो पीवीटीजीज देखा था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया था। इसके अंतर्गत किसकी बात कर रही हूँ? भारत प्रधानमंत्री जनमन किसकी बात कर रही हूँ? योजना की बात कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर तक समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पर और देखिए क्या कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर दूसरा क्या कहता है? प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार लेक्चर 1 के अंतर्गत ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आप देखें, पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 20 पे आपको मिलेगा। ये भी बता देती हूँ, आपको इतनी मेहनत भी ना करना पड़े। देखिए, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं कैसे कर सकती हूँ चीज़ों को। पेज नंबर 20 पे आपको प्रधानमंत्री जनमन लेक्चर 1 के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये द हम्प। द हम्प क्या है? ये द हम्प जो है ये एक संग्रहालय है जो द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का जो उसका नाम है द हम्प। कहाँ किया गया है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये किया गया है। और इसको रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो संग्रहालय है द हम्प के नाम से, तो ये पूछ लेंगे द हम्प क्या है? पुस्तक है, ये है, वो, तो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय के नाम से इसका नाम रखा गया है। और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या यहाँ पर आता है कि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित एक योजना को मंजूरी दी गई थी। महिला स्वयं सहायता समूह किसको दी गई थी? एसएचजीज को। अब याद आया आपको कुछ? याद करिए फटाफट से, लेक्चर 1 में ही शायद मैंने पढ़ाया था, पेज नंबर बाद में बताऊंगी। आपको याद है नमो ड्रोन दीदी योजना पढ़ाया था मैंने, जिसमें था कि ये केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें 1500 ड्रोन दिए जाएंगे, जिसमें किसानों को जो है जो लिक्विड फर्टिलाइजिंग है, लिक्विड फर्टिलाइजर्स है, उनको ट्रेन किया जाएगा उसके लिए कैसे ड्रोन के थ्रू छिड़काव करना है। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 15,000 इसमें जो है ड्रोन दिए जाएंगे, जिसमें से 500 ड्रोन बताया था ना, 500 ड्रोन जो है प्राइवेट उससे दिए जाएंगे और 14,500 गवर्नमेंट के होंगे। तो ये जाके फटाफट से पेज नंबर बता दूं क्या?
हर चीज़ आप लोग को बतानी पड़ेगी वापस से, तभी आप लोग समझ पाएंगे, मुझे लग रहा है ना। रिवाइज नहीं कर रहे हैं शायद, इसका मतलब एसएसजीज की बात जो की थी, नमो ड्रोन दीदी योजना, पेज नंबर 20 देखिएगा भाई, जाके पेज नंबर 20 देखिएगा, इसी पेज पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या था, बताया था ना कि तरल नैनो जो उर्वरक है, लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र, उनका विकास कैसे किया जाए। उसके लिए 15,000 जो चयनित महिलाएं हैं उनको 15,000 ड्रोन देने की बात हुई थी। तो पहले 500 ड्रोन को उर्वरक कंपनियों के द्वारा दिया जाना था। इसीलिए क्या थी, ये कौन सी योजना थी, केंद्र प्रायोजित केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, माफ़ी चाहती हूँ, केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, जिसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से गवर्नमेंट से संलग्न नहीं है ये, क्योंकि इसमें 500 उर्वरक जो ड्रोन है वो कंपनियां भी दे रही हैं, और 14,500 ड्रोन अगले 2 सालों में केंद्रीय सहायता से दिए जाएंगे। इसमें था ना कि महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की 80% लागत से केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी, और फिर इनमें इनको ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ड्रोन की टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पर आपका निरीक्षण था कि आप देखिए जितना आपने पढ़ा है सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उस कितने पानी में आप हैं। ठीक है, तो क्या नाम था इसका, नमो ड्रोन दीदी योजना, और ये पूछा जाएगा इस बार, याद रखिएगा। इसके बाद बोला गया है, अगला क्या है टॉपिक यहाँ पर, कह रहे हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो एम्स देवघर झारखंड में है, इसको देख लीजिएगा, नॉर्मल है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित हुआ, कब हुआ, ये देखिए आप देखेंगे 17 से 30 दिसंबर, तो 17 से 30 दिसंबर तो आपको याद रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट आ गया कि काशी तमिल संगम का दूसरा चरण जो है 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक्स के लिए, यहाँ लिख देती हूँ, 2 वीक्स के लिए जो है रहा था। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि आप डेट देखेंगे तो 2 ही हफ्ते का तो लगभग समय है, तो 2 हफ्ते के लिए ये चला था। और ये संगम कहाँ आयोजित हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ, ये तो याद रहेगा। हो सकता है डेट गलती से आपको लगेगा 2 दिन चला होगा, 3 दिन चला होगा, जबकि आप देखेंगे काशी तमिल संगम जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2 वीक के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, गुजरात ने किस मछली को राज मछली के नाम से घोषित किया था, तो राज मछली गुजरात की कौन है, घोल मछली है, गोल्डन फिश है। ठीक है, क्या है, घोल मछली है, गोल्डन फिश है। यहाँ पर हमने समझा क्योंकि गोल्डन फिश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसके साथ साथ जब हम गंगे डॉल्फिन फिश के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको गोल्ड फिश के बारे में वहाँ पर इन शॉर्ट बताने की कोशिश भी की थी। तो चलिए इसी के साथ हम क्या रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, और छोटी सी चीज़ें जो बैकग्राउंड में है। तो इसके साथ साथ हमने देखा घोल मछली जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो कि गुजरात की राज मछली है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डायकैंथस। ठीक है, पेज नंबर 27 पे देखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डायकैंथस। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं, जब हमने गांगे डेल्फिन की बात की थी, जो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव की जो मान्यता है गंगे डॉल्फिन को 2023 में दी गई थी। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं तो बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली है जिसका नाम चितला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट फिश है उसका नाम चितला है, गंगे डॉल्फिन नहीं है, याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली का नाम चितला है, जिसको IUCN की रेड लिस्ट के संकटग्रस्त में डाला गया। वहीं इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी डाला गया, और गंगे डॉल्फिन को साइट्स यानी कि साइट्स के परिशिष्ट 1 में यानी कि अपेंडिक्स 1 में भी डाला गया था। तो पेज नंबर 27 पे जब आप देखेंगे, जो भी मैं बता रही हूँ उसकी डिटेलिंग आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इससे ज़्यादा डिटेल में और क्या बताऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको कई बार पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर 1 लाइनर फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। आते हैं दूसरी लाइन पर। अब कह रहे हैं इसमें कि किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज़ लिस्ट में शामिल किया गया, वो है केरल। ठीक है, ये यहाँ पर हमने समझा केरल की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद कहते हैं कि 3D जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, सिद्धिपेट तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि विश्व का पहला बोल रहा है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है सिद्धिपेट तेलंगाना में है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं साथी पर।
साथी पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब देखिए फुल फॉर्म से कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म के नाम पर एक स्मार्ट के बारे में बताया था, एक स्मार्ट का फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। स्मार्ट जो है क्या, स्मार्ट मिशन क्या है, इसके साथ साथ मैंने एक और आपको बताया था, उसका नाम महिर था, ठीक है। महिर मिशन के बारे में भी बताया था। तो ये दोनों मिशन का फुल फॉर्म क्या है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। वैसे ही साथी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेल्फ असिस्टेंट हेल्थ एंड क्या है? सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपको याद रखना है, साथी का फुल फॉर्म है। इसके बाद आते हैं अग्नि, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है कैसे क्या है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर अग्नि जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अग्नि का मतलब क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल, क्योंकि अग्नि में अग्नि का जो फुल फॉर्म है वो इंग्लिश में यहाँ देखिए अग्नि, ठीक है। तो आयुष्मान आयुर्वेद ज्ञान, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य की बात करें, नैपुण्य, और आई का मतलब इनिशिएट से होता है, जिसका हम हिंदी में पहल कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म इस तरह से अग्नि AGNI करके है, इसको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको। इसके बाद किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुभारंभ किया गया था? याद रखना है, विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी झारखंड से किया गया है, याद रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू की गई? खूंटी झारखंड से की गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ किस राज्य के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, ध्यान रखना है, हर बच्चे के लिए हर अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश से किया गया। अब जब यहाँ पर बात आई है हर बच्चे के लिए हर अधिकार लॉन्च जो किया गया उत्तर प्रदेश से किया गया, लेकिन अब जब हर बच्चे की बात आई है तो 86 अमेंडमेंट जो है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है, किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या यहाँ पर कहा गया है? जरा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि देखिए जब अगर पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आती मेरे द्वारा जो भी होमवर्क में दिया जा रहा है, तो बेझिझक उसको पूछिए, एटलीस्ट कमेंट तो करिए। पता ही नहीं चलता है कब कौन कितनी वीडियो देख रहा है। 2-2 मिनट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसको फास्ट करके सुन लीजिए, 1.52x पे सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको सुनिए, ठीक है। और जो होमवर्क दे रहे हैं वो नहीं आता है तो पूछिए। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया। तो इसी संदर्भ में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है वो यहाँ पर ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कहता है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, ठीक है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 साइट्स की, सिटीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर। सिटीज़ 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो फुल फॉर्म तो हमने समझ लिया यहाँ पर। तो ये जो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है ये हमें ध्यान रखना है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था से कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना है कि कैसे वेस्ट को जो है वेल्थ में कन्वर्ट करना, जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, उसको कैसे वेल्थ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको कैसे अर्थव्यवस्था में या धन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर उस संदर्भ में बात की जा रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? आपका इटावा में है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश में सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन, शक्ति बंधन क्या है? कन्या पूजन कार्यक्रम है, ये गोंडा में आयोजित किया गया है, यूपी में ही किया गया है, ध्यान रखना है, गोंडा में किया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे में ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था, वो है सांवरिया सेठ मंदिर, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, याद रखिएगा, ठीक है। जब अभी राजस्थान इलेक्शंस हुए थे उसके दौरान भी गए थे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ISO 9001 और 2015 जो प्रमाणन पत्र है, प्रमाणन है, ये भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अब इसका फुल फॉर्म मत पूछेगा, इसको रट लीजिए बस ऐसे ही, ठीक है। ISO जो है 9001-2015, ये जो प्रमाणन है ये भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश भोपाल में है, पहला पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही पूछते हैं देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया? नमो भारत। अब पहली रैपिड रेल अगर याद आ रहा होगा तो पेज नंबर ज़रा खोलिए, कितना पेज नंबर? पेज नंबर 26 खोलिए, ठीक है। जिसके पास किताब है वो 26 पेज नंबर खोलिए। बाद में जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो लोग भी इसी तरह से इसके साथ साथ पेज नंबर खोलते हुए ही इसको रिवाइज करते चलेंगे। बाद में कुछ नहीं होता, बाद के लिए जो PDF रहता है, वीडियो रहता है, वो बाद का ही रह जाता है, ठीक है।
तो नमो भारत ट्रेन जो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जिसको हम RRTS कहा गया है, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया गया है और ये रेल बेस्ड होगी, एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित और आधुनिक आवागमन की सुविधा देगा। इसी के साथ ये मेट्रो रेल से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा तय करेगा। RRTS की जो गति है मेट्रो रेल की तुलना में 3 गुनी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद इसमें R8 जो है 8 RRTS गलियारे हैं, लेकिन उसको याद कर लेना जो 8 RRTS गलियारे हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो 8 गलियारे हैं वो याद कर लेना है। लेकिन अगर बात की जाए तो साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली जो नमो भारत रैपिड एक्स है वो उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो कहाँ से कहाँ तक? साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले किसको हरी झंडी दिखाई गई? साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक नमो भारत रैपिड एक्स को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है, पेज नंबर 26 में आपको मिल जाएगा। अगला कथन क्या कहता है? अगला कथन कहता है कि राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन चक्र 2 जो किया गया था और किसके खिलाफ इसको शुरू किया गया ऑपरेशन चक्र 2 को? संगठित साइबर अपराध के खिलाफ सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया गया था। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो सामऊ शहीद स्मारक का उद्घाटन जो है गांधीनगर में किया गया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि गुजरात की बात की गई तो आप हो सकता है प्रधानमंत्री के नाम से इसको समझ लें, जबकि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय जो उद्घाटन किया है वो गांधीनगर गुजरात में किया है। और ये किस क्रांति से संबंधित है? ये जो स्मारक है ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। अब देखिए, ये आ गया करंट का मुद्दा, लेकिन 1857 तो बेसिक का मुद्दा है। तो देखेंगे जाके बेसिक में 1857 की क्रांति किससे संबंधित थी। ठीक है, वहाँ पर जो जो व्यक्ति और जो जो व्यक्तित्व उससे संबंधित है वो वहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि 1857 से UPPSC में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा उसे। ठीक है, इसके बाद युवा विकास के लिए किस नई सरकारी मंच को लॉन्च किया गया? मेरा युवा भारत। तो जब मेरा युवा भारत की यहाँ पर बात हो रही है तो आपको याद हो जाना चाहिए माई भारत, मेरा युवा भारत एक योजना लाई गई है जिसको मैंने शायद मेरे ख्याल से लेक्चर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ाया है। किसको पढ़ाया? लेक्चर 1 में मेरा युवा भारत, जो अमृतकाल के समय में इसको लॉन्च किया गया है। 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की परिवर्तनकारी विकास यात्रा में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरा युवा भारत जो लॉन्च किया गया जिसमें युवा नीति की बात की, तो युवा की क्या परिभाषा इन्होंने दी है? 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को लाभान्वित करेगा। वहीं किशोरों को भी 10 से 19 वर्ष के जो आयु के वर्ग हैं लोग, उनको भी यहाँ पर लाभान्वित करेगा। एक स्वायत्त निकाय था, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसने क्या नया टर्म यूज़ किया था? मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है, यानी कि फिजिकल और डिजिटल, ये एक फिजिकल और डिजिटल को एक साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। देखिए, इससे ज़्यादा कुछ रिवीजन नहीं करा सकती, सिंपल तरीके से बताया गया है, उसको वहाँ पर याद करना है। पेज नंबर 25 पे आपको उसका पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी, किसमें? दृष्टि आई की जो करंट अफेयर्स की बुक है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया? गोंगे डॉल्फिन को किया गया। तो अभी हमने इसके विषय में समझा था, जो राष्ट्र जीव है, राज्य का जो जलीय जीव है वो गांगे डॉल्फिन है। लेकिन राज्य का स्टेट फिश पूछा जाए, स्टेट अगर फिश पूछा जाए तो वो आपकी उत्तर प्रदेश की चितला है, जिसको हमने ऊपर भी अभी पढ़ा था, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तट मंदिर तमिलनाडु में। तट मंदिर तमिलनाडु में अवस्थित है, पहला हरित ऊर्जा है, इसलिए आपको ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एक स्टार ले लीजिए। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की थी, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में जो है दूसरा जो जाति आधारित यहाँ पर की है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता क्या है? 1440। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद 2023 में बाढ़ के बाद खबरों में रही दक्षिण लोनक झील किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा था, जहाँ पर जैसे झील इत्यादि की बात की गई तो बेसिक में पूछा जा सकता है आपसे, चाहे प्राकृतिक झीलें हैं, कृत्रिम झीलें, जितने प्रकार की झीलें भारत में अवस्थित है उनको देख लीजिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में दी गई हैं। इसके साथ साथ कितने जलप्रपात हैं, विश्व की झीलें इत्यादि की बात की जाए
उसको भी नज़र डाल लीजिए। उस प्रकार के कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल है। दूसरा आपको वो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बने हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, जो कि ज्योग्राफी की अभी सीरीज़ जो चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद विजयपुर औरैया, यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक पाइपलाइन योजना है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। योजना, ये जो परियोजना है किस राज्य से संबंधित, किस राज्य में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या नाम है? विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये परियोजना विस्तृत है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, हमने ये देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत। यहाँ पर देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन जो है चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं। उसी में ग्रामीण चरण 2 में उत्तर प्रदेश को ODF का जो है दर्जा दिया गया है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। तो नीलगिरी तहर क्या है? किस राज्य का राज्य पशु है? ध्यान रखना, नीलगिरी तहर तमिलनाडु का है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद पुराना संसद जो अभी है उसका क्या नाम रख दिया गया है? संविधान सदन रख दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया? संविधान सदन रख दिया गया है। इस तरह से कुछ नाम जो है रखे गए, जैसे चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 का भी जिस प्लेस पे जाके पहुंचा है उसका भी अलग अलग नाम रखा गया। तो क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या इस तरह से आपको लगता है कि कोई नाम इस प्रकार से रखा गया है तो बताइए क्या क्या है वो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य जी की स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ हुआ है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में हुआ। याद है आपको? हमने पढ़ा था इसके बारे में, एकेश्वर बात की जो बात की थी। कुछ याद आ रहा है? पेज नंबर 29 खोलिए, चलिए देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 29 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर एकात्मता, माफ़ी चाहती हूँ, एकात्मता की जो मूर्ति है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अद्वैत जो आदि शंकराचार्य जी हैं उनके नाम से 8वीं सदी के जो भारतीय वैदिक विद्वान रहे उनके ऊपर इस मूर्ति को बनाया गया है। इन्होंने 4 मठों की जो है स्थापना की थी। 4 मठ कहाँ कहाँ पर है याद है आपको? बता देती हूँ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ। 4 मठ कहाँ है आदि शंकराचार्य जी के? श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, पूछा भी था कि किस किस लोकेशन में ये मठ है, जरा वो बता दीजिएगा। ओंकारेश्वर MP में ये जो है आपको ये स्टैचू दिखता है। इसी के साथ साथ जैसे आपको स्टैचू की बात हुई है तो और भी स्टैचूज़ वगैरह भी याद होने चाहिए। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, वैसे ही आप देखेंगे तिरुवल्लपुर प्रतिमा और भगवान मरुगन प्रतिमा, पेज नंबर 30 पे देखिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी और भगवान मरुगन प्रतिमा जो है ये आपकी तमिलनाडु में है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा आपकी तमिलनाडु में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी गुजरात में है। गोमटेश्वर प्रतिमा आपकी कर्नाटक में है। वहीं आप देखेंगे मरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा भी कर्नाटक में है। हनुमान मूर्ति आपकी नई दिल्ली में है। इसी के साथ साथ पेज नंबर 30 में बॉक्स में देखिए दिया गया होगा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ये कहाँ पर था? जहाँ BR अम्बेडकर की सबसे ऊँची प्रतिमा बनाई गई है, मेरीलैंड, अमेरिका में। तो ये डिफरेंस जो है याद रखिएगा, मैंने पूछा था वहाँ पर किसके द्वारा बनाई गई है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी बनाई गई है। और इनके प्लेस याद रखिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, फॉर एग्जांपल स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, ये किस किस प्लेस पे अवस्थित है, मैच द फॉलोइंग में आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो याद करके जाइएगा। पेज नंबर 30 पे दृष्टि आई की करंट अफेयर्स की बुक में दिया गया है, मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, उसको पढ़ लीजिएगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ पता है हमें। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को। विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। ये जो महिला आरक्षण विधेयक बिल की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना। ऑलरेडी 4 बार हो चुका था, 5वीं बार इसको फिर से किया गया है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 106 अमेंडमेंट के द्वारा। कौन सा संशोधन विधेयक है? 128वां संशोधन विधेयक है। आपको याद होगा इसके अंतर्गत हमने 2-3 आर्टिकल्स पढ़े थे, जरा फटाफट बता दो। 106वां जो संशोधन अधिनियम है किस आर्टिकल के अंतर्गत ये संशोधित किया गया? उससे संबंधित 330A, 332A, 334A क्या है? पेज नंबर 31 और 30 पे इस बुक में देखेंगे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। नहीं देखा है तो जाके दूसरी तीसरी वीडियो के अंतर्गत दिया गया है, उसको जाके समझिए। ठीक है, किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन को। मिथुन को देखेंगे फूड एनिमल दिया गया, फसाई के द्वारा ये टैग दिया गया है मिथुन को। ठीक है, तो याद रखना है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की थी? विश्वकर्मा योजना। याद आ रहा है? विश्वकर्मा योजना किन किन को इंगित किया गया था? कई सारे कारीगरों को यहाँ पर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत इनको जो है इंगित किया गया है।
मैंने पढ़ाया हुआ है। ये आप लोग को कुछ याद है कि नहीं है? याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पर विश्वकर्मा योजना की क्या बात कर रही हूँ, और इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। सितंबर 2023 में आया था ये सेल्फ एम्प्लॉयड को लेकर, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक सेक्टर्स के रूप में इसको शुरू किया गया था, और इसमें स्वर्णकार, लोहार, कुम्हार, बढ़ाई, मूर्तिकार जैसे जो व्यवसाय इसमें संलग्न किया गया था। और ये क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना। केंद्रीय क्षेत्र मतलब यहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ये योजना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कितना क्या इनको लाभ की बात की गई, ब्याज की बात की गई, इसका नोडल मंत्रालय क्या है। पेज नंबर 34, पेज नंबर 35 में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा हमारे स्टेटमेंट क्या कहता है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट कहता है MICE सुविधाओं का पूर्ण, नहीं, इससे पहले क्या है, विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यशोभूमि का। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मेन MICE का जो फुल फॉर्म है, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां है। मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना, याद रखना है, एथिलीन क्रैकर परियोजना शुरू की थी बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई? उत्तराखंड को दी गई है। कुछ चीज़ें जो आपको फटाफट आगे पढ़ते हुए निकलना है। इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की परियोजना, यानी कि जो पहले सैनिक रह चुके हैं या जो शहीद हो चुके हैं उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट के विषय में पूछा गया है। इसके बाद उज्ज्वला योजना कब आई, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इसको मंजूरी कब दी गई थी? 23 सितंबर। कब आई मंजूरी, कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया? उज्ज्वला योजना को वर्ष 2025-26 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। और उज्ज्वला योजना अगर पूछा जाए किस वर्ष आई थी, किस पर्पज से आई थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी शीर्ष 3 शहरों में क्रमशः है इंदौर, आगरा और ठाणे। मैंने राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण का जो 2023 का आपको पढ़ाया था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पहला ही पेज नंबर 19 में देखेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, जहाँ पर इंदौर और गुजरात को पहले नंबर पर रैंक मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पर यूपी कौन से पोजीशन पे, ये देख लेना है। पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में पहला टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अब उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल के रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अब आप उधमपुर की बात आई है तो यहाँ बता सकते हैं कि ऊधम सिंह कौन थे, किनके द्वारा हत्या की गई, इत्यादि चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री के काफ़ी हिस्से कवर कर पाएंगे। तो ऊधम सिंह कौन थे? उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम से याद है, ऊधम सिंह कौन थे, उनको जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? कौन सी किस नदी पर जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? सरयू नदी पे। जैसे हमने देखा गंगा नदी का जो जितना भी आप देखेंगे ट्रिब्यूटरीज थी, उनकी सहायक नदियां हैं या उसका उद्गम है, उसके अन्य नाम है। हमने फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को भी देखा। इसी प्रकार से आप देखेंगे सरयू नदी की जो बात हो रही है, सरयू नदी की भी ट्रिब्यूटरीज कौन है, उनकी सहायक नदियाँ कौन है, इनका अन्य नाम क्या है, किस प्लेस से होकर निकलती है, या सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ होता है, तो वो अब सरयू नदी के बारे में भी डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर को हमने देखा था, मैंने कमेंट बॉक्स में कहा था, बताइएगा, होमवर्क था आपका। ठीक है, इसके उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में बनाया गया है। ग्लास स्काई वॉक आप बहुत देखते होंगे, आजकल बड़ा चर्चा में रहता है। आयुष्मान भव अधिनियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात आभासी रूप से किया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात के नाम से सिर्फ ये मत समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आखिरी टॉपिक है ये, किसके द्वारा जो है ये आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया है? हमने पढ़ा था आयुष्मान भारत अभियान योजना के बारे में, डिटेल में पढ़ा था पहले लेक्चर्स में अपने, तो उसको देख लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों पेजेस जो आपके राष्ट्रीय परिदृश्य से सूक्ष्म दृष्टि में 1 लाइनर में थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए, क्योंकि हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के सारे टॉपिक्स को लेक्चर 1 to 5 में कवर कर लिया है ऑलरेडी, तो उनको देख लीजिए, फिर आप इनको देख लेंगे। कल जब हम आएंगे तो हम वहाँ पर आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे, आर्थिक परिदृश्य के टॉपिक को शुरू करेंगे, नया टॉपिक है। तो फिलहाल आज का जो भी अभी तक लेक्चर 1 से 6 तक मैंने पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए, फिर कल हम एक नए टॉपिक पे आएंगे जिसमें आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं।
वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।